किरण आवाज आ रही है? किरण आज नेटवर्क का बहुत इशू चल रहा है। यस मैम। ओके ओके। लास्ट हम लोगों ने जूरिस्प्रूडेंस में आई थिंक पढ़ा था जुडिशियल प्रेसिडेंट, और वो हम लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे लीगल राइट्स के बारे में। लीगल राइट्स क्या होते हैं और लीगल ड्यूटीज क्या होती हैं, है ना। इसके पहले एक छोटा सा मतलब आप लोग को जूरिस्प्रूडेंस में कई सारे टॉपिक हैं, तो हम लोग एग्जैक्टली वही टॉपिक पढ़ पाएंगे जो आपके सिलेबस में। आप कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, अगर किसी को वो टॉपिक्स अलग से पढ़ने हैं तो आप लोग पहले उसे एक बार रीड करिए। जैसे कि एक टॉपिक है आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट। कई बार मैंने ये मतलब इस बारे में हम लोग की पहले कई बार बात भी हुई है। तो ये ऐसे टॉपिक है कि ये आपके नॉलेज के लिए कि क्योंकि ये जो टॉपिक है इसका एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट आप लोग इन फ्यूचर पढ़ेंगे। तो अगर किसी को ये चीज़ें पढ़नी है तो पहले आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, अदरवाइज पहले तो हम लोग हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, है ना। जैसे एक ही पूरा का पूरा टॉपिक है, सभी के पास होगा। अगर जयन पांडे की बुक है, परांजपे की बुक है सभी के पास, तो परांजपे की बुक में बहुत डिटेल में एक ही टॉपिक दिया है। अगर टाइम रहा किसी दिन तो बिल्कुल मुझे याद दिलाइएगा। ये टॉपिक बहुत अच्छा है, मीन्स अगर जब आप इसे पढ़ते हैं तो बेसिक लॉ से रिलेटेड कई सारी चीज़ें और कई सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होते हैं कि इंटरप्रिटेशन है क्या, किसी चीज़ की डिटेल में उसका इंटरप्रिटेशन करना, और उसके पीछे जैसे विधि के बारे में, जैसे जूरिस्प्रूडेंस अगर हम पढ़ रहे हैं तो जूरिस्प्रूडेंस टोटली लॉ से रिलेटेड है। अब अगर विधि, तो विधि का क्या मतलब निकाला जाए, है ना। जैसे अधिकार की ही हम बात करें, जो हमारा आज का टॉपिक है उसी के बारे में अगर हम बात करें, अधिकार क्या, कौन से अधिकार। अब पॉलिटिकल राइट्स क्या हमारे अलग हैं, क्या हमारे लीगल राइट्स अलग हैं, क्या हमारे ह्यूमन राइट्स अलग हैं, क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स अलग हैं, कौन से राइट्स ऐसे हैं जिन्हें इन्फोर्स किया जा सकता है या जिनके वायलेशन के लिए हम उसके लिए रिलीफ ले सकते हैं। क्या सारे अधिकार हमारे ऐसे हैं जिनके लिए हम रिलीफ ले सकते हैं, इसका इंटरप्रिटेशन कहाँ किया जाएगा। तो ये इंटरप्रिटेशन वाला जो पार्ट है आपका, वो ये सारी चीजें कवर करता है। अब जैसे मैंने अभी आपको राइट्स के बारे में बताया, अब जब इतने सारे राइट्स की हम बात करते हैं तो क्या ये सारे के सारे राइट्स इस तरह के हैं कि ये सारे हमारे लिए इन्फोर्सेबल होंगे। ह्यूमन राइट्स में जैसे कि हम लोग बार बार आर्टिकल 21 के बारे में जो बात की जाती है, आर्टिकल 21 एकमात्र है जिसमें सिंपल सा एक मेंशन किया गया है कि जीने का अधिकार। उस जीने के अधिकार का इंटरप्रिटेशन जुडिशरी ने कितनी बार किया है अलग अलग वे में, वो होता है आपका इंटरप्रिटेशन। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो शब्द हैं वो शब्द भी क्लियर नहीं समझ पाते लोग, है ना। जैसे कि हमारे लॉ के शब्द तो वैसे ही थोड़े से टफ होते हैं, जो टर्मिनोलॉजी है वो डिफिकल्ट है। उस टर्मिनोलॉजी को कोई अलग से उसका मतलब ना निकाले। एक पार्ट है हमारा, अक्सर एक्ट में होता है, आप लोग पढ़ते होंगे सेविंग्स वाला, अक्सर सेक्शन 4 या 5 होता है, सेविंग्स व्यावृत्तियां जिसे कहा जाता है। वो वाला पार्ट क्यों होता है, इसीलिए कि यहाँ पर अगर किसी एक शब्द का ये मतलब बताया गया है तो इसका इंटरप्रिटेशन किसी और मैनर में नहीं किया जाएगा। जैसे आईपीसी का सेक्शन 10 स्त्री पुरुष में क्लियरली उसमें मेंशन है कि किसी भी एज की नर या नारी की डेफिनेशन वो दी गई है आईपीसी का सेक्शन 10। अब अगर उसमें ये क्वेश्चन अराइज हो कि क्या एक दिन की बच्ची नारी की कैटेगरी में आती है, तो वी कैन से यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसका इंटरप्रिटेशन उस एक्ट में इसी तरह से किया गया है। अब कुछ चीजें कैसी होती हैं, जैसे कि तर्क वितर्क वाला पार्ट आता है कि कहीं पर फैक्ट्स अलग अलग हो जाते हैं, है ना। उस फैक्ट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस अराइज होते हैं, या कहीं पर टर्मिनोलॉजी या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर होती हैं तो उसका भी इंटरप्रिटेशन जुडिशरी करता है। तो यहाँ पर आपका जो ये इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है कि बहुत बड़ा चैप्टर है, इसे अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पहले एक बार रीड करिएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम आता है तो डेफिनेटली आप उसको फिर पूरा हम लोग किसी दिन पढ़ लेंगे। है ना। इसे मतलब हर चीज में आपको ये समझना है कि इंटरप्रिटेशन अगर होता है किसी चीज का, मीन्स किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन, वर्ड, एक्ट का कुछ भाग या कोई ग्रामेटिकल वर्ड, कहीं भी किसी भी चीज को लेकर अगर क्वेश्चन अराइज होता है तो उसका सही इंटरप्रिटेशन करने का काम किसका होता है, जुडिशरी का होता है ना। विधि अपने आप में पूर्ण कब है, जब उसकी सही व्याख्या की जाए, जब लोग उसे सही मैनर में समझें। अगर आप किसी विधि को या विधिक अधिकार को ही नहीं समझ पाते तो क्या होगा उस कंडीशन में, अगर हम अपने अधिकारों को समझ ही नहीं पाए कि हमारा अधिकार है
तो क्या हम उसका लाभ ले पाएंगे? नहीं। और अगर उसका इंटरप्रिटेशन भी कहीं पर किसी एक्ट में, या जैसे कि मान लीजिए आपके फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और अगर उसका इंटरप्रिटेशन ही सही नहीं होता, तो क्या हम समझ पाते कि हमारे अधिकार हैं क्या? नहीं समझ पाते ना। वहाँ स्पेसिफिक मेंशन किया गया है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तो वो चीजें हमारे लिए समझने के लिए इजी है ना। आज का जो टॉपिक है वो है आपका लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज। देखिए, एक चीज सभी को पता है, जहां हम राइट्स की बात करते हैं, आज है ना एक ही लेक्चर हो पाएगा। सभी से मेरा रिक्वेस्ट है भाई, किसी का शायद ही मैं लेक्चर ले पाऊँ क्योंकि डिपार्टमेंट का काम भी है और थोड़ा सा मेरा गले का भी प्रॉब्लम है ना। तो अभी ये वाले लेक्चर के बाद शायद ही मैं सीपीसी का लेक्चर ले पाऊँ। तो हमारा जो अधिकार है, अधिकार और कर्तव्य, लीगल राइट्स एंड लीगल ड्यूटीज, जब हम इन दोनों की बात करते हैं तो ये कैसे है, पैरेलल है। अगर मैं ये मानूं कि मुझे सिर्फ अधिकार मिले, मेरे ऊपर कोई ड्यूटीज ना हो, तो क्या ये पॉसिबल है? डेफिनेटली नहीं। अब लीगल राइट्स की अगर हम बात करते हैं तो लीगल राइट्स किसको दिए जाएं और किसके होते हैं, तो यहाँ पर एक चीज और होगी जिसे कि हमें डिस्कस करना जरूरी है, वो होगी लीगल पर्सनालिटी, है ना। विधिक व्यक्तित्व, विधिक अधिकार किसे हो सकते हैं? जो विधिक व्यक्तित्व की कैटेगरी में आता है। विधिक व्यक्तित्व क्या सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स होंगे? तो नहीं। जैसे कि हमने देखा कि स्टेट, कॉरपोरेशन, बॉडीज, ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी लीगल पर्सनालिटीज में आते हैं। तो यहाँ पर जब हम लीगल राइट्स की बात करें तो पहले से ही यहाँ माइंड मेकअप करके रखना है कि लीगल राइट्स अगर हम बात करते हैं तो यहाँ लीगल राइट्स लीगल पर्सनालिटी को बिलोंग करते हैं। लीगल पर्सनालिटी में सिर्फ हम ही लोग नहीं, हमारे अलावा लीगल पर्सनालिटी में वो भी लोग आते हैं लीगल पर्सनालिटी में वो भी लोग आते हैं जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सनालिटी है। आर्टिफिशियल जिसे बोला जाता है नवनीत, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम विधिक व्यक्तित्व। नोट डाउन कर लेना इसे नवनीत, कृत्रिम विधिक व्यक्तित्व। कृत्रिम विधिक व्यक्तित्व मतलब लीगल पर्सनालिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सनालिटी, और एक होती है नेचुरल। नेचुरल में हम सब उस कैटेगरी में आते हैं, है ना। तो यहाँ पर विधिक अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो विधिक अधिकार इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम बात करें कि विधि क्यों जरूरी है, तो विधि इसलिए जरूरी है ताकि वो हमारे राइट्स को सिक्योर कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। अब अगर हमें विधिक अधिकार दिए गए हैं तो विधिक अधिकार के साथ हमारी एक और कॉन्सेप्ट है जो कि सीधे से एप्लीकेबल हो जाता है, वो होता है आपकी विधिक ड्यूटीज, मीन्स लीगल ड्यूटीज, विधिक दायित्व जो आपके होंगे वो। क्योंकि अगर मैंने ये मान लिया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, इसमें कुछ केस लॉ भी अच्छे अच्छे हैं, और पहले तो खैर ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद इसको प्रॉपर पीपीटी से आप लोग पढ़ लेना। पहले थोड़ा सा हम लोग इसको जनरली वो डिस्कशन वाले पार्ट पे पढ़ लें, फिर आप लोग को मैं पीपीटी से एक बार फिर से इसे पढ़ाऊंगी। देखिए कैसा होता है कि विधिक अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो विधिक अधिकार के साथ विधिक ड्यूटीज लगी हुई है, पर ये कब पॉसिबल है? इसकी जो थ्योरीज है इसे नोट डाउन कर लेना। ये जनरल है, एक तरह का जनरल इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है आपके लिए, क्योंकि हर चीज हमें ज्यूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग पढ़नी है, उसके बाद हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़नी है। ये चीज हमेशा दिमाग में रखिए। पहले हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस पर्टिकुलर चीजों के लिए हमें क्या सिखाता है, फिर आप आपके सिलेबस और आप आपका एग्जाम वाला पार्ट देखिए, क्योंकि यहाँ अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है देन आपको आगे डेफिनेटली प्रॉब्लम जाना है। तो इसलिए पहले नोट डाउन कर लेना इसमें। अगर हम विधिक अधिकार की बात करते हैं तो विधिक अधिकार का कुछ ज्यूरिस्ट ने दो तरह का थ्योरी दिया है। वो थ्योरी में सबसे पहले एक है इंटरेस्ट थ्योरी और सेकंड है विल थ्योरीज। इंटरेस्ट थ्योरी को हम बोलेंगे हित का सिद्धांत और दूसरा हम बोलेंगे इच्छा का सिद्धांत। इंटरेस्ट थ्योरी के सामने लिखना इनहेरिंग, इन्होंने ये पर्टिकुलर ग्रे, सामन, इन लोगों ने इस चीज को
सपोर्ट किया है। और आपका जो विल थ्योरी है इसमें है हीगल, कैंट और ह्यूम, इन लोग का आप नाम लिख लीजिए। अब देखिए, हर बार जुरिस के अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़ने के पीछे जो पर्पज़ है वो ये है क्योंकि जिन चीज़ों को आज हम पढ़ रहे हैं इन चीज़ों पर ऑलरेडी इतना डिस्कशन हुआ है कि उसके बाद चीज़ें क्लियर हुई हैं। जैसे मैंने कहा विधि क्यों ज़रूरी है, तो विधि क्यों ज़रूरी है ताकि वो हमारे अधिकारों की रक्षा कर सके, है ना, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, उन्हें सिक्योर कर सके। अब अगर विधि यही नहीं कर पाती तो क्या विधि किसी काम की है? अगर अब आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करोगे और अगर आप लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे जाते हैं या स्टेट के फॉर्मेशन पे जाते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाएंगी, या सोर्स ऑफ लॉ पे जाते हैं या विधि किस तरह से बना है तो यहाँ आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी कि विधि के बनने के पीछे पर्पज़ ही ये था कि हम अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सके। वो भी अधिकार कौन से? राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू सर्वाइव, राइट टू बॉडी, एवरीथिंग। अब अगर इन्हीं अधिकारों को सेव नहीं किया जा सकता, प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता तो डेफिनेटली हम अपने जो विधि वाला पार्ट है या जो सिस्टम वाला पार्ट है वो इसी काम करेंगे। तो यहाँ इसलिए हित का जो सिद्धांत है, ये हित का सिद्धांत जो इंजीनियरिंग ने दिया है, इनका ये मानना है कि अगर विधिक अधिकार तभी हमारे लिए मान्य है या वैल्यूबल है कब? जब वो हमारे हित से जुड़े हो, हमारे इंटरेस्ट से जुड़े हो। अब इसका देखो एक एग्जांपल समझने के लिए आप लोग समझिए कि फंडामेंटल राइट्स जितने भी हैं वो किस चीज से जुड़े हैं? क्या वो इससे जुड़े हैं? और इसी से कोरिलेट करके हम लोग विल का थ्योरी भी देखेंगे। अंकिता चौबे, आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं क्या वो इंटरेस्ट थ्योरी को बिलोंग करते हैं, कहीं भी उससे रिलेट करते हैं? करते हैं या नहीं? कोई और? दीक्षा? आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? आ रही है मैम। तो मैंने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर दो। देखो हमेशा चीजों को कहीं ना कहीं कोरिलेट कर लिया करो, आप लोगों के लिए समझना इजी हो जाता है। अब जैसे अभी यहाँ पर हमें कहीं भी फंडामेंटल राइट्स नहीं पढ़ने, हमें सिर्फ हमारे लीगल राइट्स का कॉन्सेप्ट समझना है, तो उससे आप किससे कोरिलेट कर सकते हैं? बहुत अच्छे से हमारे फंडामेंटल राइट्स से। अब जैसे मैंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स क्या इंटरेस्ट की जो थ्योरी इनहरिंग ने दिया है उसको बिलोंग करते हैं? तो डेफिनेटली यस। अब ये तो इसको बिलोंग करते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि विल थ्योरी, विल थ्योरी मतलब इच्छा का सिद्धांत। अब देखिए हमारी जो थ्योरी है, अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो उसके लिए रिलीफ मांगना कैसा है? वॉलेंट्री है ना। कब तक? जब तक वो किसी क्राइम में कन्वर्ट ना हो जाए। अगर आपके बॉडी के अगेंस्ट कोई क्राइम किया गया है तो डेफिनेटली वो क्राइम में चला जाता है, तो आप नहीं भी चाहेंगे तो भी एफआईआर दर्ज होगा, पुलिस अपना काम करेगा। पर जहां सिविल राइट्स का वॉयलेशन होता है, ये हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस में ही पढ़ा है कि जहां पर सिविल राइट्स का वॉयलेशन होता है वहां अपने अधिकारों की डिमांड करना किसका काम है? हमारा खुद का है। मतलब यहाँ हम अपनी इच्छा पे ये चीजें डिपेंड करती हैं आप कि क्या हम उनको अवेल करना चाहते हैं या हम उसके अगेंस्ट कोई अनुतोष लेना चाहते हैं, कोई रिलीफ लेना चाहते हैं। क्या ये किस पर डिपेंड करता है? उसी पर कि आप क्या चाहते हैं। तो यहाँ अगर व्यक्ति अवेयर है तो उसके लिए अधिकार सुनिश्चित भी हैं और स्थिर हैं, स्टेबल है। अब अगर कोई व्यक्ति है उसे अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है, इवन वो जानना भी नहीं चाहता है, जैसे कई सारी चीजें यहाँ पर हम लॉ में पढ़ते हैं। लिमिटेशन एक्ट इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है कि भाई जो सुविधाएं दी गई हैं वो किसके लिए दी गई हैं? जो व्यक्ति टाइम पर जागे और अपने लिए खुद खड़ा हो,
कोर्ट आपके पास चल के नहीं आ सकता, आपको कोर्ट के पास जाना है। मतलब हमारे जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो सिविल से रिलेटेड हो, चाहे वो क्राइम से रिलेटेड हो, यहाँ पर वो हर एक चीज आपकी इच्छा पर कब डिपेंड करेगी? इच्छा पर। जब वो सिविल राइट्स का वॉयलेशन होगा तो क्रिमिनल होगा, तो डेफिनेटली पुलिस अपना काम करेगा, सिस्टम अपना काम करेगा। पर यहाँ ये जो थ्योरीज हैं, ये जो दोनों थ्योरीज हैं, ये दोनों थ्योरी इसी को बिलोंग करती है। एक आपका इंटरेस्ट वाला पार्ट कवर करता है और एक आपका विल वाला, और विल वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि अगर हम अवेयर हैं पर्टिकुलर पार्ट पर कि हमें ये चीजें करनी है, देन हमारे लिए हमारे राइट्स ज्यादा सिक्योर होंगे, ज्यादा सुरक्षित होंगे। क्या संविधान में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं, हर व्यक्ति को उसकी जानकारी है? नहीं। क्यों? क्योंकि संविधान का जो फंडामेंटल राइट वाला पार्ट है, जानकारी नहीं होना एक अलग बात है, बट वो है सभी के लिए। कुछ लोगों को नहीं है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। तो आपका बिल वाला जो पार्ट है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कि जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो ये हमारी इच्छा, हमारे विल को सपोर्ट करता है, उसे एक्सप्रेस करता है कि हम चाहते क्या है ना। बार बार हम देखते हैं आंदोलन होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं हमारे राइट्स के लिए, हम अवेयर हैं, इसलिए वो चीजें होती हैं। तो यहाँ पर ये जो तो थ्योरीज हैं, दोनों थ्योरीज को भले दो दो तीन तीन लाइन में आप लोग लिखें, बट इसको आपको मेंशन करना है। इसकी सिनॉप्सिस बना लीजिए थोड़े से, कल हम लोग इसी को पीपीटी से भी पढ़ेंगे। इसमें आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप दोनों चीजों को कॉमनली लेंगे, राइट्स, लीगल राइट्स एंड लीगल थ्योरीज, सॉरी लीगल आपकी ड्यूटीज, लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज। देन यहाँ पर डेफिनेशन आप लिखेंगे। देखिए अब जैसे एक ही लाइन में यहाँ पर सामर ने कहा है, राइट इज एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। जो चीज मैंने आपको कही एज इट इज यहाँ सामर ने कही है। लॉ क्या है, हमारे राइट्स क्या है? एक तरह का प्रोटेक्शन है। भाई विधि ने जिन चीजों को प्रोटेक्ट किया है, दीज आर लॉ, दीज आर राइट्स। अगर वो प्रोटेक्टेड नहीं है तो क्या वो हमारे राइट है? अब जैसे एक और चीज, नैतिक अधिकार और विधिक अधिकार, क्या ये दोनों अलग अलग है ऋषिका? वैदिक अधिकार और विधिक अधिकार। मोरल राइट्स एंड लीगल राइट्स। मॉरलिटी तो बहुत पढ़ाया है मैंने आपको शुरू से लेके अब तक तो सबको बहुत अच्छे से आ गया होगा, व्हाट आर द मोरल वैल्यूज एंड ऑल। हाँ मैम, ये है ना, मोरल अलग है, मैम अलग अलग है। अलग अलग है। अब क्या मोरल राइट्स यस मैम। के लिए हम किसी तरह का रिलीफ ले सकते हैं? सिर्फ मोरल राइट्स के। एक कोई एग्जांपल दे सकते हैं मुझे मोरल राइट का? बहुत पढ़ा है हमने मोरल वैल्यूज, मोरल लॉ, डिफरेंसेस एंड ऑल, क्योंकि हमने बीए के पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत पढ़ा था इन चीजों को। तो कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है किसी एक मोरल राइट का? बाकी राइट्स तो आप सबको पता है। श्रद्धा? नंदिता तुम? मैम अगर टॉट को देखा जाए तो आई थिंक वो मोरालिटी। हाँ मैम, मैम टॉट को देखा जाए तो वो ज्यादातर मोरालिटी पे बेस्ड है आई थिंक। टॉट तो सारा सिविल रॉन्ग है। यस मैम, टॉट टॉर्ट्स में तो सारा सिविल रॉन्ग है, और सिविल रॉन्ग के लिए तो आपके पास आपकी पूरी रेमेडी है, आपके पास सिविल लॉ है जिसमें आप जा सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बोला विल, जो आपका विल का थ्योरी हमने पढ़ा है वो किस चीज को बिलोंग करता है? जैसे कि क्रिमिनल लॉ में तो डेफिनेटली क्या सिस्टम काम करेगा, बट सिविल राइट्स का अगर वायलेशन हुआ है तो वहां पर आप, अगर आपकी इच्छा, जैसे कि किसी ने मेरे प्रॉपर्टी पर पोजीशन ले लिया, अब यहाँ मेरी इच्छा है कि मैं उसके अगेंस्ट केस लगाती हूँ या नहीं लगाती हूँ, स्टेट को नहीं अड़ी पड़ी है कि वो आकर उसका पोजीशन हटा दे। यहाँ मेरी इच्छा क्या है, मेरा विल क्या है, क्या मैं अपने राइट्स को के लिए रिलीफ लेना चाहती हूँ या नहीं, बट मुझे मोरल राइट्स का एक एग्जांपल चाहिए। मैम लाइक जो विमेन के अगेंस्ट होते हैं रॉन्ग, उनके मैम जो हमारे पास जो राइट्स हैं आजकल विमेन के पास, कि अगर कुछ भी गलत होता है तो कोई ब्लाइंड पर्सन है, उसे रोड क्रॉस करनी है ना, बहुत ट्रैफिक है अभी यहाँ पर हम लोगों की। मैंने अभी जैसे स्टार्टिंग में आप लोगों को समझाया था, और ये सारा फिलोसफी है। देखिए यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बोला कि ज्यूरिस्प्रूडेंस वाले पार्ट पर पढ़ना है हमको, सिलेबस वाले पार्ट पे बाद में पढ़ना है।
मोरल ड्यूटीज क्या होंगी? कितने ही लोग होंगे जो देख रहे होंगे कितना ट्रैफिक है, किसी ब्लाइंड पर्सन को रोड क्रॉस करना है, तो हम सबकी मोरल ड्यूटी क्या हुई नंदिता यहाँ पर? उसको रोड क्रॉस करने में हेल्प कर सकते हैं हम, कर थोड़ा टाइम सकते निकाल कर। कि राइट। हमें कर सकते हैं की बजाय आपको ये बोलना चाहिए कि हमें करना चाहिए, है ना, कि हमारी मोरल करना ड्यूटी है। चाहिए। कोई डूब रहा है, अगर किसी को तैरना आता है तो ये उसकी मोरल ड्यूटी है कि वो उसे बचा ले। अब अगर उसने नहीं बचाया तो सामने वाले का मोरल राइट क्या हुआ कि डेफिनेटली कोई उसे हेल्प करे। पर क्या ये जो राइट है, मोरल राइट या मोरल ड्यूटी, पनिशेबल है? नहीं। हम कोर्ट में जा सकते हैं इसके लिए? नहीं। क्या कोर्ट इसके लिए हमें पनिश करेगा? नहीं। पर इसी की बजाय अभी यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है जिसकी ये ड्यूटी है कि भाई तालाब में कोई डूब ना जाए, और अगर वो डूब जाता है तो उसके ऊपर फाइन लगेगा, तो यहाँ पर उस व्यक्ति का लीगल राइट ये हो गया कि उस व्यक्ति को बचाया जाना चाहिए था, और सामने वाला जिससे कि इस चीज के लिए अपॉइंट किया गया है कि वो ऐसे लोगों को देखे और उनका ध्यान रखे, उसकी वो लीगल ड्यूटी हो जाती है ना। तो यहाँ पर मोरल राइट ओमिशन वाला पार्ट, समझ में आया ना बेटा? हाँ मैम, वो ओमिशन वाला पार्ट कवर करेगा मॉरल, आई थिंक। चाहे ओमिशन हो चाहे एक्ट हो, हम एक्ट और ओमिशन को साथ लेकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें कैसी है कि हमारे ऊपर एप्लीकेबल होती हैं, चाहे आप करें या ना करें, बट आपको करना है। बट मोरल पार्ट अगर आ जाता है तो मोरल पार्ट कभी भी पनिशेबल नहीं माना गया है, और मोरल पार्ट में कब पनिशेबल है? जब उसके लिए स्पेसिफिक लॉ है, चाहे वो मोरल पार्ट को कवर करते हुए बनाया गया है ना। तो यहाँ पर कुछ चीजें ये भी हैं कि आपका जो अधिकार है, moral rights and legal rights both are different somewhere। एक इसको आप मेंशन करेंगे। एक और इसमें लिखिएगा, डिफरेंसेस बिटवीन राइट्स एंड पावर्स, अधिकार और शक्ति। क्या ये दोनों चीजें अलग हैं? कितनी नई नई चीजें आ रही है ना सुनने को। क्या अधिकार, हम सोचते भी नहीं है शायद, क्या अधिकार और शक्ति अलग अलग है? अधिकार मीन्स राइट्स एंड पावर्स में डिफरेंस है। हाँ मैम, है। हाँ, कैसे? मैम राइट्स तो मतलब जो हमको दिए जाते हैं, राइट्स के कुछ रूल्स भी होते हैं, और पावर तो मैम वो डिपेंड करता है हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। बट कई बार क्या होता है कि अगर हम बात करें कि भाई डिफरेंट तो है, जैसे कि पावर्स आपको स्पेसिफिक पार्ट के लिए दिए गए हैं जिसका कि यूज आपको करना है, बट राइट्स ऐसे हैं जैसे कि किसी बच्चे का जन्म हो, उस जन्म के साथ उसके ह्यूमन राइट्स एप्लीकेबल हो गए, और जैसे जैसे वो बड़ा होता है या फिर जैसे ही वो किसी परिवार, मान लो हिंदू परिवार का बच्चा है, तो जैसे ही उसने जन्म लिया उसके सक्सेसर के राइट्स जनरेट हो गए, है ना। फिर इसके अलावा उसके ह्यूमन राइट्स, फिर फंडामेंटल राइट्स, जैसे ही वो 18 ईयर्स का होता है तो उसका राइट टू वोट। मीन्स यहाँ पर ये सारी चीजें ऑलरेडी कई बार मीन्स अप्लाइड है ऑटोमेटिकली। बट अधिकार की सॉरी पावर्स की अगर हम बात करते हैं तो पावर्स समटाइम्स आपको हो सकता है पर्टिकुलर टाइम के लिए दिए जाएं, जैसे कि मैंने कहा कि राइट टू वोट 18 साल के बाद हर व्यक्ति को वोट देने का राइट है, पर अगर उसी जिस व्यक्ति को हमने वोट दिया है उसके लिए उसकी पावर्स कितने टाइम के लिए है? 5 साल के लिए, है ना। 5 साल के लिए मीन्स पर्टिकुलर उसके जो पावर्स होंगे एज ए रिप्रेजेंटेटिव वो सिर्फ 5 साल के लिए होंगे। तो यहाँ पर समवेयर डिफरेंसेस बिटवीन पावर्स एंड राइट्स। इसी तरह अब अधिकार और कर्तव्य में क्या रिलेशन है, मीन्स व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। अर्शिया से है मेरा एक क्वेश्चन, बहुत सारा कॉन्वर्सेशन हमारा ऑलरेडी हो चुका है इन चीजों पे। एक लाइन में अर्शिया बता पाओगे? अर्शिया आवाज आ रही है बेटा? अर्शिया सुन पा रहे हो? दीक्षा? यस मैम। फिर माइक बंद कर लिया, बोलो तो। अर्शिया की तो आवाज नहीं आ रही। दीक्षा तुम बात बताओ, अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं, दोनों के बीच क्या रिलेशन है? चलिए, जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने कहा कि भाई जिस तरह से अधिकार मीन्स राइट्स, हम सिर्फ और सिर्फ राइट्स लेकर नहीं बैठ सकते।
अगर हम ये बोल दें कि हमें सिर्फ अधिकारों से मतलब है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अगर हम सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं तो अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, जैसे कि मान लीजिए चेयर मेरा है, मुझे यहाँ बैठना है, देन डेफिनेटली इट इज़ माय ड्यूटी कि मैं किसी और की चेयर पर अननेसेसरी का कब्जा ना लूँ या उसे अपने फेवर में न करूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए, अगर मेरे अधिकार में ये चीज़ दी गई है, मुझे ये अलॉट किया गया है, देन अब मेरी ये ड्यूटी, ये मेरा अधिकार है कि अब किसी और कोई और इस पर पोजीशन ना ले। बट अब मेरी क्या ड्यूटी है कि मैं भी किसी और की चीज पर अपना पोजीशन ना लूं। इसका एक केस भी है। केस के साथ हम लोग कल पढ़ेंगे, बट सिंपली पहले इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर अधिकार, और अधिकार के साथ देखिए कई सारी चीजें अभी हम और पढ़ेंगे, जैसे कि कैसा होता है, एक होती है ऑनरशिप। अभी जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे बहुत सारे टॉपिक्स, तो और बहुत अच्छे से आपको ये चीजें क्लियर होंगी। जैसे ओनरशिप और पोजीशन। अधिकार, अब मैंने बोला कि ये मेरी चीज है और ये मेरा अधिकार है। अभी कितनी देर के लिए है? मान लो 2 घंटे के लिए है, तो 2 घंटे के लिए मेरा है, बट उसके बाद क्या मैं इस पर पोजीशन ले सकती हूँ? तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बिना किसी पर्टिकुलर वस्तु पर या किसी पर्टिकुलर थिंग्स पर अगर उसकी ऑनरशिप नहीं है तो क्या वो चीज उसकी हो सकती है? क्या ये पॉसिबल है? इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं आपको। बिल्कुल ये मत समझिएगा कि जनरल डिस्कशन चल रहा है हम लोगों का। जितनी भी चीजें आज हम लोगों ने पढ़ी है इन पर प्रॉपर बेसिक क्वेश्चन बनता है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या ये, अब उसके लिए ये जरूरी है कि भाई आपको ओनरशिप का मतलब पता हो कि क्या होती है। तो ओनरशिप कब होगी? जब जैसे किसी चीज पर आप इन सब चीजों, क्योंकि लीगल राइट्स को जब हम पढ़ते हैं तो डेफिनेटली हमें लीगल पर्सनालिटी, ओनरशिप, पोजीशन, इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम उन चीजों को समझ सके ठीक से। अब जैसे कि ओनरशिप क्या होगी? जो चीज मेरी ही है, मैंने खुद ने खरीदी है अपने नाम पर, डेफिनेटली उस पर मेरा ओनरशिप है। अब मैंने उसे किसी को दान कर दिया, है ना? दान कर दिया और उसी के नाम कर दी, तो अभी ओनरशिप चेंज हो गया, ट्रांसफर हो गया, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, इसी पर पूरा का पूरा बेस्ड है। पोजीशन की अगर मैं बात करूं, मैंने अपना फोन एक दिन के लिए किसी को दे दिया है, अभी एक दिन के लिए पोजीशन किसका हुआ? उस व्यक्ति का हुआ। अभी यहाँ पर उसकी ड्यूटीज क्या होंगी? जिस तरह से उसे पोजीशन दिया गया है। तो ये कई सारा डिटेल है इन सब चीजों का, और इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और ये सारा कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर होना चाहिए कि ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पर अगर हम जब इनकी बात करते हैं हमारे पर्टिकुलर इन्हीं चीजों के लिए जब हमारे राइट्स का वॉयलेशन होता है, तब हम देखते हैं कि उन राइट्स के वॉयलेशन के लिए किस तरह से हम उसका रिलीफ लें, है ना? तो इसलिए ये चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है। इसका सिनॉप्सिस कितना बनाया है, कहां तक लिखा? हाँ, इसमें हमने लिखा था मोरल राइट्स एंड लीगल राइट्स। लीगल राइट्स की बात लिखना, डिफरेंसेस बिटवीन राइट्स एंड पावर, एंड देन रिलेशन बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। और इसी को आगे कल हम पढ़ेंगे। इसमें केस का नाम भी लिखना, मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल वाई। अब इसे आप किसमें भी लिख सकते हो। और एक हमने लिखा था थ्योरीज ऑफ राइट्स, इंटरेस्ट थ्योरी, विल थ्योरी। इंटरेस्ट थ्योरी में आप इस केस को मेंशन करेंगे। ये केस इसी से रिलेटेड है जिसमें कि जुडिशरी ने क्लियर कहा है कि राइट्स जो होते हैं वो इंटरेस्ट को बिलोंग करते हैं, कि किसी व्यक्ति के हित को प्रोटेक्ट करना सबसे बड़ा काम होता है, और हमारे अधिकार हमारे भी इसीलिए होते हैं। तो इस केस को 1998 ये लिख लीजिएगा। इसके बाद कल इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर हुआ सभी को? एक कॉन्सेप्ट, आज हम लोगों ने एक जनरल डिस्कशन किया है एक कॉन्सेप्ट को लेकर, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कल। बट इसको सभी लोग आज एक बार अपनी बुक से थोड़ा सा रीड करिएगा। देखिए क्या होता है, जब इस तरह की फिलॉसफी है या जो भी चीजें हैं, इसको हम जब डिटेल में पढ़ते हैं तो कई सारे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। इसमें कई सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा एक बार उसको रीड करिएगा। सभी जो लोग रेगुलर हैं, रिक्वेस्ट है मेरा, उसके बाद जब आप पढ़ोगे कल का लेक्चर तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी चीजें। और ये एक तरह का जूरिस्प्रूडेंस कैसा है, एक डीप स्टडी है,
लॉ का। तो मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि आप लोगों का यहाँ पर पकड़ थोड़ा सा स्ट्रांग रहे, आप लोगों की उस पर एक अच्छा समझ पाए चीज़ों को थोड़ा सा बारीकी से, क्योंकि आगे आपको ये चीज़ें बहुत हेल्प करेगी। इसलिए बार बार मैं बोलती हूँ कि पहले पढ़ लिया करो, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझसे डिस्कस किया करो, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, हाँ एक और चीज़ मुझे आपको बोलनी थी, क्वेश्चनर हम लोग मैं बना ही रही हूँ, वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगी, सीपीसी का और ज्यूरिस्प्रूडेंस का, दोनों का। तो उसके हिसाब से, क्योंकि 1 मंथ है हमारा एकेडमिक्स का, आज से 31 को आपका लास्ट वर्किंग रहेगा मीन्स एकेडमिक्स का, तो आप लोगों के पास पूरा 1 मंथ है। इसमें आपको अभी तो और 3 वो रहेंगे, आपके असाइनमेंट्स होंगे, वो आपको सबमिट करने हैं, आपके टेस्ट होंगे वो करने हैं। तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, ये लास्ट मंथ है आप लोग कि आप लोगों को अच्छे से सारे सब्जेक्ट, सीपीसी हो चाहे ज्यूरिस्प्रूडेंस हो चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, आप लोग की जो भी क्वेरीज है आप लोग बिल्कुल मुझे बताइए। अलग से आपको लेक्चर लेना है उसके लिए, वो भी आप बता सकते हैं कि मैडम इसके लिए हमें अलग से पढ़ना है, हम लोग अलग से एक एक्स्ट्रा लेक्चर भी ले लेंगे। बट थोड़ा सा अटेंटिव हो जाइए हम, क्योंकि इस बार आपका एमएसटी वाला पार्ट नहीं है, तो फिर आपको आपके आपका जो असाइनमेंट है वही चीज़ आपको, अटेंडेंस, असाइनमेंट और टेस्ट, ये चीज़ें आप इन पर फोकस करिए।